उसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, जो फ्लावर का गाइनीसियम का पार्ट है, इसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट की कहानी समझिए। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे, तो बोला गया पॉलिनेशन हो गया। कैसे हुआ ये मैं बाद में बताऊंगा। पॉलिनेशन क्या है, कितने प्रकार का है, किस पौधे में कैसा है, ये बात की बात। अब पॉलन यहाँ पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अपनी इंटाइन को बाहर करता है और एक ट्यूब लाइक संरचना निकलती है जो स्टाइल से होते हुए गुजरती है। इस संरचना को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। उसी पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट बनते हैं और ट्रांसफर किए जाते हैं ट्यूब के सहारे। यानी ये ट्यूब के सहारे होने के नाते साइफोनोगैमस कहलाते हैं। और ओवरी के अंदर ओब्यूल है, ये बेटा ओब्यूल है। और इस ओब्यूल के अंदर ये आपका एम्ब्रियो सैक बना हुआ है। यही एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट यानी एग। और मेल गैमेट कहाँ है, पॉलन ट्यूब में। अब पॉलन ट्यूब ये आ रहा है बढ़ के, तो एक दिमाग में सवाल आएगा कि पॉलन ट्यूब ओब्यूल में किधर से एंट्री करेगा, इंटेगुमेंट की तरफ से, माइक्रोपाइल की तरफ से, इधर से माइक्रोपाइल की तरफ से, डंठल यानी फ्यूनिकल की तरफ से, किधर की तरफ से एंट्री करेगा। यह बात बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। और इसी बात को समझाने के लिए हम स्क्रीन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, लिखा है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओब्यूल। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। हम यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे, कि पॉलन यहाँ जर्मिनेट करने पे पॉलन ट्यूब निकाला है जिसके अंदर मेल गैमेट है। ओवरी के अंदर ओब्यूल है, ओब्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक है। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग है जिसका नाम फीमेल गैमेट है। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास आना है। फीमेल गैमेट के पास मेल गैमेट को पॉलन ट्यूब से आने के लिए पॉलन ट्यूब को ओब्यूल के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। अब ओब्यूल के अंदर एंट्री करने के रास्ते देखिए, उसका इंटेगुमेंट हो सकता है, उसका माइक्रोपाइल हो सकता है, उसका चैलेजा हो सकता है, उसका फ्यूनिकिल हो सकता है। इतने ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन को हम यहाँ सामने ला, यहाँ हमने लिख रखा है, पॉइंट ही लिख रखा है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओब्यूल। फर्टिलाइजेशन हो उसके लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का पास होना जरूरी। मेल गैमेट पॉलन ट्यूब में है, फीमेल गैमेट ओब्यूल में है, तो पहले पॉलन ट्यूब तो ओब्यूल में पहुंचे। इसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया और बताया गया कि इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन ढंग है। हमने उन ढंग को ए, बी और सी करके लिख रखा है। पहला ढंग है किसके द्वारा जाए, थ्रू माइक्रोपाइल। जो ओपनिंग ऑफ ओब्यूल है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और उस ओपनिंग से ही पॉलन ट्यूब इंटर करे। यदि ऐसा होता है तो इस तरह की एंट्री को पोरोगैमी कहा जाता है। और इस तरह का एंट्री अधिकांश एंजियोस्पर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब की एंट्री ओब्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के माध्यम से होती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में पोरोगैमी कहा जाता है। पोरोगैमी कोई पूछे क्या व्हाट इज पोरोगैमी, तो आपका आंसर है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओब्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज नोन एज पोरोगैमी। लेकिन इन केस ऑफ कैजुराइना यही पॉलन ट्यूब चैलेजा के थ्रू एंट्री करता है, और उस समय इसका नाम चैलेजोगैमी हो जाता है। दो सवाल बनेंगे कि चैलेजोगैमी कहते किसको है, दूसरा सवाल बनेगा चैलेजोगैमी किस पौधे में होता है, तो आपका आंसर है कैजुराइना में होता है। अब तीसरी सिचुएशन, माइक्रोपाइल से हो गया, चैलेजा से हो गया, तो बचा क्या, या तो फ्यूनिकिल बचा, डंठल, या फिर उसकी कवरिंग बची इंटेगुमेंट। डंठल के द्वारा एंट्री पिस्टेसिया में होता है, इंटेगुमेंट के द्वारा पॉलन ट्यूब की एंट्री कुकुरबिटा में होता है। और जब चाहे इंटेगुमेंट के थ्रू हो पॉलन ट्यूब की एंट्री या फ्यूनिकल के थ्रू हो पॉलन ट्यूब की एंट्री, इस बात को हम लोग मीजोगैमी कहते हैं। मीजोगैमी किस में पाया जाता है, पिस्टेसिया में। और किस में पाया जाता है, कुकुरबिटा में।
पिस्टेसिया में एंट्री पॉलन ट्यूब की किसके द्वारा होती है? फ्यूनिकल के द्वारा। कुकुरबिटा में किसके द्वारा होती है? इंटेगुमेंट के द्वारा। एक बात, यदि पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट या फ्यूनिकल के द्वारा इंटर करे तो क्या नाम रखा गया उसका? मीजोगैमी। याद रखना है। यानी 3 इंट्रेंस थे ओब्यूल के अंदर। पॉलन ट्यूब 3 ढंग से एंट्री पाता है। पहला पुरोगैमी, दूसरा चैलेजोगैमी, तीसरा मीजोगैमी। और थोड़ा सा अलग बात, हम डायग्राम पे वापस आना चाहते हैं। यह जो डायग्राम बना बेटा, ये पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट है। ये एम्ब्रियो सैक कहाँ है? ओब्यूल के अंदर है। ये ओब्यूल है। ये पूरी संरचना जो बाहर दिख रही है ओवरी, ऐसा। पॉलन ट्यूब कहाँ इंटर कर गया? ओब्यूल में इंटर कर गया। लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल गैमिट को एग के पास पहुंचाना होगा, और एग कहाँ है? एम्ब्रियो सैक में। यानी पॉलन की ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक में कैसे होगी, यह भी पढ़ा जाएगा। अब मान लिया चैलेजा के द्वारा भी इंटर करे, इंटेगुमेंट के द्वारा भी करे, फुनिकिल या किसी के भी द्वारा करे, तो अंततः उसको एग एपरेटस के पास यानी एग के पास जाना है। और एग किस साइड में है? माइक्रोपाइल साइड में है। अब इतना तो आप समझ गए। यदि इतना समझ गए तो अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए हमने क्या लिखा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। यहाँ देखिए ओब्यूल नहीं लिखा है, ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक ऑलवेज एट माइक्रोपाइलर इंट। बिल्कुल क्लियर हो लीजिए दिमाग में। ओब्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री के 3 रास्ते, पोरोगैमी, चलेजोगैमी, मीजोगैमी। लेकिन ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब के एंट्री का एक ही रास्ता, माइक्रोपाइलर इंट। तो आपको प्रश्न में यह ध्यान रखना है कि पॉलन ट्यूब की जो एंट्री पूछी जा रही है वो ओब्यूल के लिए पूछी जा रही है या ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के लिए। यदि यह बात क्लियर नहीं रहेगा आपके दिमाग में तो एक ही सवाल अलग अलग ढंग से पूछे जाने पे गलत हो जाता है। पॉलन ट्यूब की एंट्री ओब्यूल में होना अलग बात है, पॉलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक में होना अलग बात है, और पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री पाता है, कोई और ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। और बात जानिए, वह माइक्रोपाइलर एंड से ही क्यों पाता है? केमिकल के अट्रैक्शन से पाता है। केमिकल होता है, उसके अट्रैक्शन में उधर ही ग्रो करता है। यदि ग्रोथ का मूवमेंट केमिकल के सहारे होने लगे तो उसको हम केमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। यानी पॉलन ट्यूब का ग्रोथ एम्ब्रियो सैक की तरफ किसका उदाहरण कहलाएगा? केमोट्रोपिज्म का उदाहरण कहलाएगा। अब आया कि केमोट्रोपिज्म में केमिकल कहां से आया, तो जानिए। एग एपरेटस दिखाते हैं आपको। ये बेटा एक बीच में एक सेल है और दोनों जो पड़ोसी हैं एग एपरेटस की सेल, इन पड़ोसी सेल्स को हम सिनर्जिड्स कहते हैं। पॉलन ट्यूब इन्हीं सिनर्जिड्स के पास आकर अपना मेल गैमिट छोड़ देता है। यानी डायरेक्ट एग मेल गैमिट को रिसीव नहीं करती। एग की पड़ोसन सेल, उसको सिस्टर सेल भी कहते हैं, कोऑपरेटिव सेल भी कहते हैं, सिनर्जिड भी कहते हैं, या डी जनरेटिंग सिनर्जिड भी कहते हैं। वो नष्ट होती हुई जो सिनर्जिड होती है उससे एक विशेष प्रकार का केमिकल निकलता है। उसी केमिकल के आकर्षण में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ सिनर्जिड तक होती है, और सिनर्जिड का पड़ोसी ही एग है। बिल्कुल क्लियर हो लीजिए। यही बात हमने यहाँ सेंटेंस में लिख दी है। केमोट्रोपिक गाइडेंस में होता है, ब्रैकेट में क्या लिखा? सिनर्जिड्स हैव फीलिफॉर्म apparatus दैट सिक्रीट केमिकल। जो सिनर्जिड नष्ट होता रहता है उससे एक संरचना बनती है, उसको हम फीलिफॉर्म apparatus कहते हैं। और उसी फीलिफॉर्म apparatus से वह केमिकल निकलता है जो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ ग्रोथ कराने के लिए अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। आप लोग अभी तक की मेरी बात से क्लियर हुए या नहीं? यदि हुए तो रिस्पॉन्ड करिए। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे एंट्री करता है, पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में कैसे एंट्री करता है, और इस एंट्री करने के लिए उसको स्टिमुलस कहां से मिलता है।
आप लोगों को समझ में आ गई हो बेटा तो आंसर दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। जितने लोग हो सब लोग अपना अपना आंसर दो। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सीलम वर्मा, ज्योति, सरिता, ठीक। अब हम आगे की बात बताते हैं। अब पॉलन ट्यूब के द्वारा जो मेल गैमिट है वो कहां पहुंचा दिया जाएगा? देखिए यहां लिख दिया है मैंने, मेल गैमिट्स आर रिलीज इन डीजेनरेटिंग सिनर्जी। जो सिनर्जी नष्ट हो रहा है वह एक की पड़ोसन है, वहां मेल गैमिट दोनों पहुंच गए। पहुंचने के बाद पहली घटना, एक मेल गैमिट, दो मेल गैमिट हैं, एक मेल गैमिट जो कि हेप्लॉयड होगा, सिनर्जिड के पड़ोस में जहां पहुंचा है वहीं पड़ोस में एक सेल है, उसके साथ फ्यूजन करेगा। एक सेल भी हेप्लॉयड है, मेल गैमिट भी हेप्लॉयड। इस फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और इस फ्यूजन के बाद जो सेल बनेगी बेटा उसका नाम जाइगोट है। और दो न्यूक्लियस जो हेप्लॉयड से फ्यूजन से बना है उसको हम बोलते हैं डाइप्लॉयड। यानी जाइगोट क्या हो गया? डाइप्लॉयड। इसके पहले क्या चल रहा था? हेप्लॉयड चल रहा था। और यह जो जाइगोट है यहां हमने लिख रखा है, इट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल का पहला सेल जाइगोट है। यह फर्दर डेवलपमेंट करके, ये हमने एरो लगा के बनाया है, फर्दर डेवलपमेंट जाइगोट का होगा तो क्या बनेगा? इम्ब्रियो। याद रखना है, इम्ब्रियो बनेगा। कहां बन रहा है? ओब्यूल के अंदर। और इम्ब्रियो के बनते ही ओब्यूल सीड कहलाने लगता है। हम आगे आपको बताएंगे, ओब्यूल ही सीड बन जाता है और उसका जाइगोट इम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। यह तो पहला स्टेप हुआ और इस पहले स्टेप का नाम सिनगैमी है। सिनगैमी की खोज पहली बार मोनोट्रोपा में हुई थी और यह जिस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी उसका नाम स्ट्रासबर्गर है। बिल्कुल मैथ की तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शब्दों के माया जाल में फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब दूसरा स्टेप लॉन्च हुआ। दूसरा स्टेप पहले स्टेप के बाद होता है, कारण मेल गैमिट के पड़ोस में ही एग थी तो वहां पहले पहुंचेगा। दूसरा, जो दूसरा मेल गैमिट है, अदर मेल गैमिट जो हेप्लॉइड ही होगा, वह सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल के पास यानी एम्ब्रियो सैक के सेंटर में जाता है। जो एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी सेल है उसी का नाम सेंट्रल सेल है। देखिए, और ये डाइप्लॉइड है। मेल गैमिट में एक है तो डाइप्लॉइड और मेल गैमिट मिलकर तीन न्यूक्लियस हो गए ना, तीन न्यूक्लियस हुए, n+2n। तो तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो इसलिए इसका नाम ट्रिपल फ्यूजन। देखिए यहाँ क्या लिखा है बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। और इसी का दूसरा नाम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन या उसी का दूसरा नाम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। इससे जो सेल बनेगी उसमें तीन न्यूक्लियस के फ्यूजन से सेल बनेगी, यानी वो ट्राइप्लॉइड होगा। और इस सेल को हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। उसके न्यूक्लियस को प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, जो ट्राइप्लाइड होगा। सेल भी इसी न्यूक्लियस से बनेगी तो वो भी ट्राइप्लाइड होगी। और इसकी मेहनत से क्या डेवलप होगा? इंडोस्पर्म। देख लीजिए, एक मेल गैमिट सिनगैमी करा के जाइगोट बनाया और जाइगोट से एम्ब्रियो बना। दूसरा मेल गैमिट ट्रिपल फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ किया और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना और इसकी परिश्रम से इंडोस्पर्म बनता है। अब आपके सामने सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को एक नजर से देखें तो देखेंगे तो पता चलेगा कि कुल 5 न्यूक्लियस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व। दो मेल गैमिट, एक एग सेल, दो और एक तीन, और दो न्यूक्लियस सेकेंडरी सेल के, सेंट्रल सेल के, तीन दो पांच आपके सामने है। अब आगे की बात समझिए। सिनगैमी को, जिसमें जाइगोट बना था, और ट्रिपल फ्यूजन को
जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना हो तो इसी एक साथ को पढ़ने को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें दो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, इसमें तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, यानी डबल फर्टिलाइजेशन में कुल 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे। सामने है आपके। अब यहां हम देखिए क्या लिख रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों बात, ट्रिपल फ्यूजन भी और डबल फर्टिलाइजेशन जो डिस्कवर किया था साइंटिस्ट, उनका नाम नवासिन है और उनके साथी का नाम गुइगनार्ड, GUIGNARD, गुइगनार्ड है। कहां खोजा गया पहली बार इनके द्वारा, लिलियम और फ्रिटिलेरिया के प्लांट में। सिनगैमी की खोज मोनोट्रोपा में हुई, स्ट्रासबर्गर के द्वारा। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन खोजने वाला एक ही आदमी है, और इन्होंने जिस पौधे में खोजा था उसका नाम लिलियम है एक, और दूसरे पौधे का नाम फ्रिटिलेरिया है। एक पॉइंट और लिखा है, DF का मतलब है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार मेल गैमिट सिनगैमी में फ्यूज हो रहा है, एक बार ट्रिपल फ्यूजन में, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और किसके साथ हो रहा है, इम्ब्रियो, सेम इम्ब्रियो सैक की दो भिन्न कोशिकाओं के साथ। पहली बार में एक सेल के साथ और दूसरी बार में सेंट्रल सेल के साथ। एक ही गैमिटोफाइट के दो भिन्न कोशिकाओं का दो मेल गैमिट के द्वारा फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइज किया जाना, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म या और किसी जगह नहीं होगा, इनकी पहचान है ये। और इस दौरान कितना फ्यूजन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे, 5। हमने दिखाया था सिनगैमी में 2, ट्रिपल फ्यूजन में 3, टोटल 5। उन पांचों के नाम भी हम लिख दिए हैं। पांचों में दो मेल गैमिट होंगे, एक एग सेल होगा और दो पोलर न्यूक्लियाई होगी, किसकी, ऑफ सेंट्रल सेल। सेल का नाम सेंट्रल सेल होगा। तो दो पोलर न्यूक्लियाई, दो मेल गैमिट 4 और एक एग सेल 5। क्लियर। आप लोगों को सिनगैमी और डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया बेटा, तो जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोगों को सिनगैमी और डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया, तो आंसर दो। ठीक, अब हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं इससे संबंधित। अगला पॉइंट ये है आपके लिए कि डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है। तो हम शुरू में ही बताए कि सिनगैमी का और ट्रिपल फ्यूजन का योग यानी जोड़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमको ये जानना होगा कि सिनगैमी का महत्व क्या है, ट्रिपल फ्यूजन का महत्व क्या है, और इन दोनों के यदि महत्व मालूम हो जाए तो हम डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व अपने आप जान जाएंगे। क्लियर। अब हम पहले पॉइंट में देखिए क्या लिख रखे हैं। पहले पॉइंट में लिखे हैं कि सीड्स जो होते हैं विदाउट सिनगैमी वायबल नहीं होते। यदि बिना सिनगैमी का सीड बन जाए तो वह जिंदा नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि बिना सिनगैमी का जाइगोट नहीं बनेगा और बिना जाइगोट का एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो ही सीड की जान होती है, इसीलिए सीड नॉन वायबल हो गया। ठीक, यानी सीड को वायबल बनाने के लिए सिनगैमी का होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, सीड विदाउट डबल फर्टिलाइजेशन, यदि डबल फर्टिलाइजेशन न हो यानी ट्रिपल फ्यूजन ही न हो तो क्या होगा, वायबल एम्ब्रियो नहीं होगा। एम्ब्रियो बनेगा तो सिनगैमी से बन जाएगा, लेकिन वायबल नहीं होगा। क्यों नहीं वायबल होगा, क्योंकि बिना ट्रिपल फ्यूजन के इंडोस्पर्म नहीं बनेगा, और इंडोस्पर्म ही डेवलपिंग एम्ब्रियो को भोजन प्रदान करता है। तो इंडोस्पर्म नहीं तो एम्ब्रियो वायबल हो ही नहीं पाएगा। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि वायबल सीड के लिए डबल फर्टिलाइजेशन बहुत
जरूरी है। डबल फर्टिलाइजेशन इस बात के लिए भी जरूरी है कि फल का निर्माण हो। फल क्या है ये भी हम बता दें आपको। जो ओवरी है यह फर्टिलाइजेशन के बाद फल में बदल जाती है, और जो उसके अंदर का ओव्यूल है वह फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो। ये बात आपके सामने स्पष्ट हो गई कि फल नहीं बनेगा, सीड बनेगा, वायबल नहीं होगा, इम्ब्रियो बनेगा, वायबल नहीं, यदि डबल फर्टिलाइजेशन ना हो। एक और बात हम आपको ओरल समझा दें कि गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होती है और गैमिट आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो यहां पर 2n बनता है और यहां पर n बनता है। यदि मियोसिस सिर्फ हो लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो भी जीवन में क्रोमोसोम की संख्या मेंटेन नहीं रहेगी। सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो, मियोसिस ना हो, तो भी जीवन में क्रोमोसोम की संख्या मेंटेन नहीं रहेगी किसी भी स्पीसीज के। इसका मतलब क्या हुआ कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन मिलकर हर स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट बनाए रखने में हेल्प करते हैं। यह भी इसका इंपॉर्टेंस हुआ। एक और बात, जब जब मियोसिस होगी, जब जब मियोसिस होगी, तब तब क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होने से जीन का एक्सचेंज होगा, और जब जब जीन का एक्सचेंज होगा देयर विल बी वेरिएशन। देयर विल बी वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स इन प्रोजेनी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट। पेरेंट की तुलना में कुछ न कुछ बदलाव जीन के एक्सचेंज की वजह से प्रोजेनी में हो ही जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बताओ बेटा लोग, ये जो अभी भी हमने पढ़ा है ये सारी बात समझ में